हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का सेशन 2021 से 24 वालों का इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। सजेशन में ऑलरेडी हम बता चुके थे कि कौन कौन सा एक्सप्लेनेशन अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वाले वीडियो में सॉल्व करवाए हुए हैं। पेपर 4 में जो आपको 3 एक्सप्लेनेशन एग्जाम में सॉल्व करना होता है, 8 3 24 मार्क्स का आएगा, मतलब 8 मार्क्स का सारा एक्सप्लेनेशन रहेगा आप लोग का। और 4 बुक्स पे से एक्सप्लेनेशन आता है, हर बुक से 2-2, बट आपको सॉल्व बस 3 करना होता है 3 बुक का। तो पहला अप्रोच डाउन द एजेस से आता है, दूसरा जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस से आता है, थर्ड जो है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से आता है, फोर्थ जो है आपको द ओल्ड मैन एंड द सी से आता है। तो मेन जो इम्पॉर्टेंट है जो हम बताए थे वो सारा इस वाले वीडियो में हम सॉल्व किए हुए हैं। और उसके बाद अगर इससे अलग आता है तो पहचानने का तरीका वही है कि आप स्टार्टिंग का 3-4 वर्ड ध्यान रखो पिछले 4-5 साल का, कि एक मार्क कर लो कि हाँ भाई इस तरीके से शुरू हो रहा है, तो इट मीन्स ये द ओल्ड मैन एंड द सी से लिया गया है। जैसे द ओल्ड मैन एंड द सी तो पहचाना बिल्कुल आसान है कि उसमें आपको ओल्ड मैन के बारे में, फिश के बारे में, सेंटियागो, मार्लिन, मतलब ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। लाइन पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि द ओल्ड मैन एंड द सी से लिया गया है, तो फिर उसको आप सॉल्व कर सकते हो उस तरीके से। ठीक है, तो सजेशन वाला इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम प्रोज डाउन द एजेस से एक्सप्लेनेशन बताए थे, तो प्रोज डाउन द एजेस से हम सिर्फ 2 ही एक्सप्लेनेशन सॉल्व किए हुए हैं, एक नहीं किए हैं, वो थोड़ा हार्ड हो रहा था तो इस वजह से वो छोड़ दिए। मैच करना होगा तो इन 2 में मैच कर जाएगा, और बाकी हम आगे के लिए 3-3 एक्सप्लेनेशन सॉल्व किए। वो सारा थोड़ा आसान है, थोड़ा एक जैसा है, तो उसको याद रखना थोड़ा आसान होगा। इस वजह से हम सिर्फ प्रोज डाउन में सारा अलग अलग हो जाता है बिल्कुल, इसलिए इसमें 2 ही हम सॉल्व किए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे अगर आ जाए ये वाला लाइन, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कोई भी अगर बुक के बारे में, पढ़ाई के बारे में लाइन आ जाए ना, तो वहां से समझ जाना आप कि ये जो लाइन है ना ऑफ स्टडीज से लिया गया, फ्रांसिस बैकन का ऐसे ऑफ स्टडीज से। तो सबसे पहले इसी में हम लोग को समझ आ रहा है कि सम बुक्स के बारे में है, तो ये ऑफ स्टडीज से लिया गया लाइन है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोग को हम बताए थे कि आप लोग को हेडिंग डाल के एक्सप्लेनेशन लिखते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो रेफरेंस वाला सेक्शन जो है हर एक्सप्लेनेशन के लिए सेम रहता है। अगर ऑफ स्टडी से एक्सप्लेनेशन आ जाता है ना, तो आप ये रेफरेंस वाला सेक्शन लगभग सेम रख सकते हो सबके लिए। तो शुरू करते हैं। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम फ्रांसिस बैकन एसे ऑफ स्टडीज। ये जो लाइन है, सम बुक वाला जो लाइन है, वो फ्रांसिस बैकन के एसे ऑफ स्टडीज से ली गई है। इट वॉज पब्लिश्ड इन सेक्शन 25, इसको सेक्शन 25 में पब्लिश करवाया गया था। इन द एसे बैकन डिस्कसेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इस एसे में जो बैकन है इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं एजुकेशन का, एंड द डिफरेंट वेज इन विच नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड, और अलग अलग तरीका के बारे में डिस्कस करते हैं जिससे नॉलेज एक्वायर किया जा सके, ग्रहण किया जा सके। ठीक है, ही आर्ग्यू दैट, वह तर्क देते हैं कि बुक्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। वो बताते हैं कि बुक्स जो है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण सोर्स होता है, स्रोत होता है नॉलेज का, बट दैट दे शुड बी अप्रोच्ड विथ डिस्क्रेशन। लेकिन जो बुक हैं, दे इट मीन्स हो जाता है जो बुक्स हैं, उनके साथ हम लोग को बड़ी सावधानी से, बड़ी बुद्धिमानी से डील करना चाहिए। नोट ऑल बुक्स आर क्रिएटेड इक्वल, मतलब सारा बुक्स जो होता है ना वो एक तरीके से नहीं बनाया जाता है। एंड सम बुक्स आर मोर वैल्यूएबल देन अदर्स, और कुछ बुक्स जो होते हैं दूसरे बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट मीन्स सारा बुक एक जैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सारा बुक में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। कुछ बुक होती है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ बुक होता है जो कम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन पढ़ लेते हैं। थ्रू एवर मेंशन लाइन, ऊपर किए गए मेंशन लाइन के द्वारा, बैकन सेज, बैकन कहते हैं, इफ वी आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, कि अगर हम लोग लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, इट इज़ ए रिमाइंडर फॉर अस, तो ये हम लोग के लिए रिमाइंडर है, दैट नॉट ऑल बुक्स आर क्रिएटेड इक्वल, कि सभी बुक्स को इक्वल क्रिएट नहीं किया जाता है, इक्वल नहीं बनाया जाता है। सम बुक्स आर मीन टू बी रेड क्विकली, कुछ बुक्स होती है जिनको हम लोग को क्विकली तुरंत पढ़ लेना चाहिए और ईजिली तरीके से पढ़ लेना चाहिए। वाइल अदर रिक्वायर्स मोर टाइम एंड एफर्ट, जबकि कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिसमें कि हम लोग को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ज़्यादा एफर्ट देना चाहिए। टू फुल्ली अप्रिशिएट यानी उसमें से जो भी मीनिंगफुल है वो जानने के लिए, जो भी मतलब उस बुक में क्या क्या अच्छाई है वो जानने के लिए हम लोग को क्या होता है, कुछ बुक को टाइम और एफर्ट देना पड़ता है। द बेस्ट वे टू अप्रोच ए बुक, और किसी भी बुक के साथ डील करने का बेस्ट तरीका है, इज टू कंसिडर इट्स पर्पस, कि इसके पर्पस को पहले समझा जाए, इसके उद्देश्य को समझा जाए बुक के, एंड व्हाट यू हैव टू गेन फ्रॉम रीडिंग इट, और उसको पढ़ के हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग क्या सीख पाएंगे, ये चीज़ मतलब हम लोग के माइंड में क्लियर होना चाहिए कोई भी बुक पढ़ने से पहले। अब ये हो गया, कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन भी पढ़ लिए। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन में है, अकॉर्डिंग टू बैकन, बैकन के अनुसार, देयर आर सम बुक्स, कुछ बुक्स होती हैं, विच हैव टू बी टेस्टेड, जिनको सिर्फ टेस्ट करने के लिए रखा जाता है, इट मीन्स चखने के लिए।
आर दोज दैट आर लाइट एंड ईजी टू रीड, और टेस्टेड वाला बुक जो होता है ना, जिसको टेस्ट किया जाना चाहिए, वो बुक होता है लाइट होता है, ईजी होता है पढ़ने में। एग्जाम्पल ऑफ बुक्स टू बी टेस्टेड, और ऐसे बुक जिनको कि टेस्ट किया जाए, सिर्फ चखा जाए, मतलब ज़्यादा उसे नॉलेज ना लिया जाए, तो टेस्टेड वाला बुक इन उसमें शामिल है। पॉपुलर फिक्शन, प्रसिद्ध फिक्शन शामिल है, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, तो ये सब बुक जो होता है ना, टेस्ट करने के लिए सिर्फ होता है, सिर्फ चखने के लिए होता है। बुक्स टू बी सैलोड, और कुछ बुक्स होती हैं निगलने के लिए, सैलोड मतलब उसको और ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की बात कही गई है। आर दोज दैट आर सब्सटेंशियल आर रिक्वायर मोर अटेंशन, मतलब कुछ बुक्स होते हैं निगलने के लिए, और जो क्या होता है ना कि जिसमें महत्वपूर्ण बातों पे सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत होती है। दे मे बी टेक्स्ट बुक, और वैसे बुक होते हैं टेक्स्ट बुक जो हम लोग पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक और वर्क ऑफ नॉन फिक्शन, और कुछ नॉन फिक्शन वर्क्स होते हैं जिन पे थोड़ा मतलब वो टेस्टेड वाले से ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत होता है। बुक्स आर टू बी च्यूड, और कुछ बुक्स होती हैं चबाने के लिए, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस बुक होता है उनको चबाने की बात कही गई है। आर दोज, और वो चबाने वाला बुक जो होता है ना, वो दोज वैसे बुक हैं दैट आर ट्रूली इंपॉर्टेंट, जो पूरी तरह से इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। दे आर द बुक्स दैट चैलेंज अस एंड मेक अस थिंक डिफरेंटली अबाउट द वर्ल्ड, और ऐसे बुक जिनको कि हम लोग को चबाना चाहिए, वैसे बुक कहा गया है जो कि हम लोग के को चैलेंज करते हैं और हम लोग को वर्ल्ड के बारे में डिफरेंट सोचने पे मजबूर करते हैं, ठीक है, मतलब और ज़्यादा नॉलेज मिलता है हम लोग को, जिसमें डीप अंडरस्टैंडिंग जिस जैसे बुक के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बुक्स टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, तो वैसे बुक का एग्जाम्पल जिसको कि हम लोग को चबाना चाहिए और डाइजेस्ट कर जाना चाहिए, मतलब बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए। इंक्लूड, उसमें शामिल है क्लासिक ऑफ लिटरेचर, फिलोसफी एंड साइंस। क्लासिक ऑफ लिटरेचर, क्लासिक इट मीन्स बोला गया है जो ग्रेट वर्क होता है लिटरेचर का, फिलोसफी का एंड साइंस का, तो इन सब बुक को ना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़ने की जरूरत होती है। तो ऐसी बुक्स जो होती है ना, वो हमारे थॉट्स को चैलेंज करती है, वर्ल्ड को देखने का एक नया तरीका देती है, ठीक है। तो ऐसे बुक को कहा गया है च्यूड के लिए और फिर डाइजेस्ट कर जाने के लिए। तो ये हो गया पहला वाला एक्सप्लेनेशन सॉल्व। दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा जो है इस तरीके से शुरू होगा, द एज ऑफ शिवलरी इज गॉन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसमें भी सबसे पहले रेफरेंस वाला सेक्शन है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एडमंड ब्रुक्स आर्टिकल, ये लाइन जो है एडमंड ब्रुक के आर्टिकल द एज ऑफ शिवलरी इज गॉन से ली गई है। ब्रुक वॉज ए ग्रेट एसेइस्ट, थिंकर, प्रोज राइटर एंड स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ब्रुक जो थे महान एसेइस्ट थे, थिंकर थे, प्रोज राइटर थे, स्कॉलर थे इंग्लिश लिटरेचर के। इट इज श्रेड ऑफ एडमंड ब्रुक फेमस क्रिएशन, ये एक श्रेड है, इट मीन्स एक टुकड़ा है, एक भाग है एडमंड ब्रुक के फेमस क्रिएशन द रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस का, ठीक है। ये जो वर्क है द एज ऑफ शिवलरी इज गॉन। ब्रुक वॉज ए स्टंच डिफेंडर ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज। बुक जो है स्टंच इट मीन्स हो जाता है कट्टर डिफेंडर थे, कट्टर रक्षक थे ट्रेडिशनल वैल्यूज के, पारंपरिक मूल्यों के। एंड ही शाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और वो देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, फ्रांसीसी क्रांति को, एज ए थ्रेट टू एवरीथिंग ही हेल्ड डियर, एक खतरा के रूप में, कि जो भी उनका प्रिय चीज़ है ना उन सब के लिए खतरा के रूप में देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति को। जो ऑथर है एडमंड ब्रुक। अब आगे है कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। दिस कोट ऑफ एडमंड ब्रुक, ये जो कोट है एडमंड ब्रुक का, इज ए लैमेंट फॉर द पासिंग ऑफ ए मोर एंड आइडियलिस्टिक एरा, तो एक अधिक आदर्शवादी युग के बीत जाने का शोक जो है इस कोट के थ्रू एक्सप्रेस किया गया है एडमंड ब्रुक के द्वारा, कि एक आइडियलिस्टिक एरा जो है ना वो बीतने वाला है, वो खत्म होने वाला है। इट इज ए रिमाइंडर दैट, या एक रिमाइंडर के रूप में है, मतलब हम लोग को याद दिलाता है कि द एज ऑफ सिवलरी इज ओवर, कि सिवलरी का जो एज था ना वो ओवर इट मीन्स खत्म हो चुका है। सिवलरी इट मीन्स शिष्टाचार हो जाता है, तो शिष्टता का जो एज था ना वो अब खत्म हो चुका है। वी लिव इन मोर सिनिकल एंड मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, अब हम लोग रहते हैं कहाँ पे, सिनिकल, सिनिकल इट मीन्स ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे लोग सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, लोगों पे यकीन नहीं किया जा सकता है, तो वैसे वर्ल्ड में रहते हैं। और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जहाँ पे पैसा इंपॉर्टेंट हो बाकी सारा चीज़ से, तो वैसे वर्ल्ड में अब रहते हैं। बट इवन इफ द एज ऑफ शिवलरी इज गॉन, लेकिन फिर भी अगर एज ऑफ शिवलरी चला भी गया है, वी कैन स्टिल स्ट्राइव टू लिव शिवलरियस लाइफ, फिर भी हम लोग स्ट्राइव इट मीन्स कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं कि हम लोग शिवलरियस लाइफ ही जिए। शिवलरियस लाइफ इट मीन्स शिष्टता के साथ ही जिए। वी कैन स्टिल बी ब्रेव, करेजियस एंड ऑनरेबल, अभी भी हम लोग जो हैं ब्रेव बहादुर हो सकते हैं, साहसिक हो सकते हैं, और ऑनरेबल इट मीन्स प्रतिष्ठित हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। द एज ऑफ शिवलरी वॉज ए पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, द एज ऑफ शिवलरी जो था यूरोपियन हिस्ट्री का पीरियड था, एंड लास्टेड फ्रॉम द 11 to the 16th सेंचुरी, जो कि 11 से लेकर 16th सेंचुरी तक
तक चला। इट वॉज एन एरा ऑफ स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन फेथ, यह युग था स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन फेथ का, एंड बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनर एंड ड्यूटी। और इस टाइम जो लोग हैं ना 11th से 16th सेंचुरी के बीच में ऑनर, प्रतिष्ठा और अपने कर्तव्यों को महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंस देते थे। ब्रुक बिलीव दैट, ब्रुक का मानना था कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रांस की क्रांति है, हैड अनहर्ड ए न्यू एज ऑफ सोफिस्टर्स, इकोनॉमिस्ट एंड कैलकुलेटर्स। वो एक नया युग लेके आया, किसके लिए? सोफिस्टर्स, इट मीन्स दर्शन शास्त्र हो जाता है एक तरह से, सोफिस्टर्स के लिए, इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्रियों के लिए, और कैलकुलेटर्स के लिए। अब ये तीनों क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस कर रखे हैं। सोफिस्टर्स आर पीपल, सोफिस्टर जो हैं लोग होते हैं, वो यूज क्लेवर आर्ग्यूमेंट, जो कि क्लेवर आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं, इट मीन्स चालाक बन के आर्ग्यूमेंट करते हैं, टू डिसीव अदर्स। डिसीव अदर्स यानी दूसरों को बहकाने के लिए, अपनी बात में फंसाने के लिए। एक होता है ना कि दूसरों को सहमत करवा लेना अपने थॉट से, तो वैसे लोगों को सोफिस्टर्स बोला गया है। इकोनॉमिस्ट आर पीपल, इकोनॉमिस्ट वैसे लोग हैं हु फोकस ऑन द प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और किस तरह से प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का कैसे फायदा हो, धन आए, और किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए किन लोगों के बीच, उन बातों पे ध्यान देते हैं। कैलकुलेटर्स आर पीपल, कैलकुलेटर्स वैसे लोगों को बोला गया है हु आर ओनली कंसर्न विथ व्हाट इज प्रैक्टिकल, जो कि सिर्फ इस चीज के बारे में सोचे कि क्या प्रैक्टिकल एंड प्रॉफिटेबल और किसमें ज्यादा फायदा है। ब्रुक शाव द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, ब्रुक जो है फ्रांस के क्रांतिकारियों को देखते हैं एज सोफिस्टर्स, एक सोफिस्टर्स के रूप में, बिकॉज क्योंकि दे यूज देयर रेटोरिक टू जस्टिफाई द, क्योंकि वे लोग अपने रेटोरिक, इट मीन्स हो जाता है एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं पावर ऑफ स्पीच या फिर भाषण कला को यूज करते हैं टू जस्टिफाई द ओवरथ्रो ऑफ ट्रेडिशनल ऑर्डर, कि क्यों हम लोग को मतलब ट्रेडिशनल ऑर्डर को फॉलो नहीं करना चाहिए, अपनी परंपरा को फॉलो नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। तो इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए ना वो लोग अपने पावर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं, भाषण कला का यूज करते हैं। ही शॉ देम एज एन इकोनॉमिस्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज को इकोनॉमिस्ट के रूप में देखते हैं ब्रुक, बिकॉज क्योंकि दे वी आर मोर इंटरेस्टेड इन मटेरियल वेल्थ देन इन ट्रेडिशनल वैल्यूज, क्योंकि वो लोग ना मटेरियल वेल्थ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है ट्रेडिशनल वैल्यूज से। ही सॉ देम एज एन कैलकुलेटर्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज को, फ्रांसीसी क्रांतिकारी में जो भी लोग हैं तो उन लोगों को कैलकुलेटर्स के रूप में देखते हैं ब्रुक, बिकॉज दे आर विलिंग टू सेक्रीफाइस ह्यूमन लाइफ, क्योंकि वो लोग ह्यूमन लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, इन द परस्यूट ऑफ देयर गोल्स, अपने गोल्स को पाने के लिए। इस वजह से उनको कैलकुलेटर्स भी बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वाला एक्सप्लेनेशन, सेकेंड वाला एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब हम लोग मतलब प्रोज डाउन द एजेस का अब हम थर्ड वाला एक्सप्लेनेशन नहीं सॉल्व किए, वो काफ़ी हार्ड हो जाता और तीनों बिल्कुल अलग अलग हो जाता, तो याद रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम प्रोज डाउन द एज से 2 ही एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवाए हैं। नेक्स्ट जो है अब हम लोग प्राइड एंड प्रेजुडिस के एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे, जो हम इंपॉर्टेंट बताए हैं इससे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एक्सप्लेन किया है वो आई होप आई नेवर लाफ, इस तरीके से लाइन शुरू होगा, तो आप सेम लिख सकते हो सारा कुछ। सबसे पहले रेफरेंस वाला सेक्शन आता है, तो रेफरेंस वाला सेक्शन कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस से, आप सबके लिए सेम रख सकते हो रेफरेंस वाला सेक्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रेफरेंस में है दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम जेन ऑस्टिन प्राइड एंड प्रेजुडिस, की प्राइड एंड प्रेजुडिस से ली गई है जेन ऑस्टिन की जो पंक्तियां हैं। जेन ऑस्टिन वॉज वन ऑफ इंग्लैंड्स फोरमोस्ट नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन पीरियड, तो जेन ऑस्टिन जो है ना इंग्लैंड की प्रसिद्ध नॉवलिस्ट में से एक है विक्टोरियन पीरियड के। इन दिस नॉवेल, इस नॉवेल में ऑस्टिन सोज अस, ऑस्टिन हम लोग को दिखाती है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लैंड, कि अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लैंड के टाइम जो सोशल स्ट्रक्चर जो था, जो सामाजिक संरचना था, जो सोसाइटी था, वो कैसा था। इट इज़ ए रोमांटिक नॉवल, ये जो नॉवल है रोमांटिक नॉवल है, एंड पब्लिश्ड इन 1813, इसको 1813 में पब्लिश करवाया गया। दिस नॉवल इज ए सटायर, एक तरह से ये नॉवल सटायर, इट मीन्स व्यंग भी है ऑन क्लास सिस्टम पे इन अर्ली 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम। द मेन थीम ऑफ दिस नॉवल आर, इस नॉवल का जो मेन थीम है, विषय है फैमिली, वेल्थ, सोशल क्लास, लव, मैरिज और रेपुटेशन, इट मीन्स प्रतिष्ठा के बारे में बात की गई है इस नॉवेल में। अब आगे कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन है जो सबके लिए अलग अलग होता है, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन वाला। तो कॉन्टेक्स्ट में होगा दिस लाइन्स हाईलाइट एलिजाबेथ साफ विट, ये जो पंक्तियां हैं एलिजाबेथ जो मेन कैरेक्टर है ना प्राइड एंड प्रेजुडिस के, उसके साफ विट तेज बुद्धि को दिखाता है और उसकी एबिलिटी इट मीन्स उसकी योग्यता को दिखाता है टू सी थ्रू द हिपोक्रेसी ऑफ अदर्स, कि कैसे वो दूसरों के हिपोक्रेसी को देख पाती है, पाखंड को देख पाती है, दूसरों के दिखावे को देख पाती है। मिस्टर कॉलिन्स इज ए वेल्दी एंड सोशली कनेक्टेड जेंटलमैन, कि एक मिस्टर कॉलिन है इसी नॉवेल के कैरेक्टर है, वो वेल्दी है मीन्स पैसे वाले हैं और सोशली कनेक्टेड जेंटलमैन है, जो समाज से कनेक्ट हो वैसा जेंटलमैन है।
बट ही इज ऑल्सो एरोगेंट, लेकिन साथ ही साथ वो एरोगेंट भी है, मतलब अभिमानी, जिसको घमंड हो, वैसा इंसान है। फुलिश है, मूर्ख है और सेल्फ सेंटर्ड है, जो खुद के बारे में सोचे, खुद के फायदे के बारे में सोचे, तो वैसा इंसान है जो मिस्टर कॉलिंस है। एलिजाबेथ रिकॉग्नाइज हिज फ्लॉज इमीडिएटली, एलिजाबेथ जो है उसके इन दोषों को इमीडिएटली पहचान लेती है। एलिजाबेथ मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल की। सी इज नॉट अफ्रेड टू लाफ एट हिम, और वो डरती भी नहीं है उस पर हंसने से। हर रिडिक्यूल टू मिस्टर कॉलिंस, और जिस तरह से वो उपहास बनाती है, मजाक बनाती है मिस्टर कॉलिंस का, इज ए वे टू एजर्टिंग हर ऑन इंटेलिजेंस एंड इंडिपेंडेंस। तो जिस तरीके से वो मिस्टर कॉलिंस का उपहास बनाती है, मजाक बनाती है, उसकी बुद्धिमत्ता और स्वतंत्रता पर जोर देने का एक तरीका है। ठीक है, जिस तरह से वो मजाक बना रही है ना मिस्टर कॉलिंस का, तो वो दिखाते हैं कि वो कितनी ज़्यादा बुद्धिमान है और स्वतंत्र है, कि वो डरती नहीं है किसी से, किसी के बारे में कुछ बोलने से। अब आगे है एक्सप्लेन वाला सेक्शन। दिस लाइन्स स्पोकन इन ए कन्वर्सेशन, ये लाइन्स जो है एक बातचीत के दौरान बोली गई थी बिटवीन एलिजाबेथ एंड हर फ्रेंड चार्लोट ल्यूकस, जब एलिजाबेथ अपनी फ्रेंड चार्लोट ल्यूकस से बात कर रही थी अबाउट द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर कॉलिंस के कैरेक्टर के बारे में। ए वेल्दी एंड फुलिश जेंटलमैन, जो कि एक पैसा वाला, फुलिश इट मीन्स मूर्ख जेंटलमैन है, हु वॉज प्रपोज टू, जो कि प्रपोज करता है चार्लोट को, ठीक है, शादी के लिए। एलिजाबेथ इज नोन फॉर हर विट, एलिजाबेथ जो इस प्ले में अपने विट, बुद्धि के लिए जानी जाती है, और शार्प टंग इट मीन्स तेज जीव, यानी जो कुछ बोलने से पहले सोचे ना, जिसको डर ना लगे, जिसके ऊपर सोसाइटी समाज का प्रेशर ना हो, तो वैसा दिखाया गया है। एंड सी इज नॉट अफ्रेड टू रिडिक्यूल दोज, वो वैसे लोगों का मजाक बनाने से भी नहीं डरती है। सी फाइंड्स टू बी फुलिश एंड प्रिटेंशियस, जिसको कि वो पाती है कि ये लोग फुलिश है और प्रिटेंशियस है, दिखावा कर रहे हैं फालतू का, मतलब खुद को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, तो वैसे लोगों का मजाक बनाने से ये नहीं डरती है। हाउएवर, हालांकि सी इज ऑल्सो ए काइंड एंड कंपैशनेट पर्सन, हालांकि वो दयालु और कंपैशनेट भी, दयावानी होता है तो कंपैशनेट पर्सन है। सी इज नॉट अफ्रेड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट शी बिलीव्स इन, लेकिन फिर भी वो डरती नहीं है कि जो सही है, जो वो मानती है, उस चीज़ के साथ खड़े होने से। मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर मिस्टर कॉलिंस में उसको प्रॉब्लम लग रहा था तो वो खुल के बताती है, ऐसा नहीं कि सोसाइटी के प्रेशर में वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करती है। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म हो गया। सेकेंड जो एक्सप्लेनेशन हम बताए हैं, इट इज़ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज, इस तरीके से शुरू होगा, आप समझ जाना ये प्राइड एंड प्रेजुडिस का लाइन है। सबसे पहले रेफरेंस वाला सेक्शन, तो हम बताएं रेफरेंस वाला सेक्शन सबके लिए सेम ही होगा, यही सेम टू सेम आपको लिखना है, जो लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक है, कोई भी प्राइड एंड प्रेजुडिस का एक्सप्लेनेशन आ जाए। अब कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन देखते हैं। दिस लाइन्स आर ओपनिंग लाइन्स ऑफ द नॉवेल, ये जो पंक्तियां हैं नॉवेल की ओपनिंग लाइन्स है, मतलब नॉवेल शुरू हुआ और ये लाइन्स है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ ऑस्टिन विट एंड सोशल कमेंट्री, ये एग्जाम्पल है ऑस्टिन, इट मीन जेन ऑस्टिन जो इस नॉवेल की ऑथर है ना, उसके विट का, बुद्धि का और सोशल कमेंट्री की, किस तरह से वो समाज पर टिप्पणी करती है। इट सेट्स द स्टेज फॉर बेनेट सिस्टर, ये एक स्टेज सेट करता है, स्टेज इट मीन्स हम लोग बोलते हैं स्थिति तय करता है बेनेट सिस्टर के लिए, जर्नी टू फाइंड लव एंड हैप्पीनेस, कि कैसे जो बेनेट सिस्टर है, 5 बहन रहती है बेनेट सिस्टर, हम समझ में बताए हुए हैं, तो किस तरीके से वो लोग लाइफ में लव उन लोग को मिलता है और हैप्पीनेस मिलता है। एलिजाबेथ इज इंटेलिजेंट एंड इंडिपेंडेंट वुमेन हु इज नॉट अफ्रेड टू चैलेंज द सोशिएटल नॉर्म्स ऑफ हर टाइम, तो एलिजाबेथ हम पहले बताएं कि वो इंटेलिजेंट रहती है, इंडिपेंडेंट वुमेन रहती है, जो कि डरती नहीं है चैलेंज करने से, चुनौती देने से। सोशिएटल नॉर्म्स इट मीन सामाजिक परंपराओं को ऑफर टाइम, अपने टाइम के। सी इज अनलाइकली टू सिंपली एक्सपेक्ट द सोशिएटल प्रेशर, वो मतलब बिल्कुल अलग है, वो साधारणतः समान रूप से सामाजिक प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं करती है टू मैरी, शादी के। एंड सी इज श्योर टू हैव ऑन आइडियाज, और वो अपने आइडियाज के लिए निश्चित है कि उसके मन में जो भी विचार है ना, उसके लिए वो कन्फर्म रहती है अबाउट व्हाट सी वांट, कि उसको क्या चाहिए इन ए हस्बैंड, एक हस्बैंड में। ऐसा नहीं कि वो सोसाइटी के प्रेशर में आके कुछ कर लेगी, शादी कर लेगी, उसको पता है एलिजाबेथ को कि उसको अपने लाइफ में, अपने हस्बैंड में क्या क्या क्वालिटी चाहिए। ठीक है, तो अब एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में है, दिस लाइन ऑफ जेन ऑस्टिन, ये जो लाइन्स है जेन ऑस्टिन की, इज ए सटायरिकल कमेंट्री, एक सटायरिकल कमेंट्री है ऑन द सोशिएटल नॉर्म्स एंड एक्सेप्टेशन ऑफ ऑस्टिन्स टाइम, की जो सोशिएटल, एक सामाजिक जो नॉर्म्स, परंपरा, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि समाज में जो एक रीति रिवाज चला आ रहा था ना, तो उस पर कमेंट किया गया है, और एक्सेप्टेशन, और जो एक्सपेक्ट किया जाता था लड़कियों से, उस पर एक कमेंट किया गया है इन पंक्तियों के थ्रू। इन रेजेंसी इंग्लैंड इट मीन्स दिस टाइम राजा का थोड़ा बहुत माना जाता है कि शासन था, तो उस टाइम वुमेन वेयर लार्जली डिपेंडेंट ऑन मैन, वुमेन जो है बड़ी मात्रा में
मेन पे डिपेंड होती थी फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, अपने फाइनेंशियल यानी पैसे के लिए, ठीक है। एंड मैरिज वाज सीन एज द ओनली वे फॉर ए वुमेन टू अचीव ए सिक्योर सोशल पोजीशन, और कि अगर आपको सिक्योर सामाजिक में एक सिक्योर पोजीशन चाहिए तो औरत के पास एक ही तरीका है कि आप शादी कर लो कोई पैसा वाला आदमी से। एज ए रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप, देयर वॉज इमिनेंस प्रेशर ऑन वुमेन, कि वुमेन पे जो है औरतों पे प्रेशर होता था, दबाव होता था टू मैरी, शादी करने के लिए। एंड अनमैरिड वुमेन वेयर ऑफ्टन सीज एज पिटेबल एंड अनडिजायरेबल, और जो औरतें शादी नहीं करती थी वैसे औरतों को ना पिटेबल इट मीन्स दयनीय तरीके से देखा जाता था, और अनडिजायरेबल इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जिसको एक्सेप्ट ना किया जाए समाज के द्वारा, या फिर अवांछनीय माना जाए कि मतलब ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो वैसे औरत के रूप में देखा जाता था जो शादी नहीं करती थी अनमैरिड वुमेन को। द फर्स्ट लाइन ऑफ द नॉवेल, जो नॉवेल का पहला लाइन है, रिफ्लेक्ट दिस सोशल प्रेशर, ये सामाजिक दबाव को रिफ्लेक्ट करता है बाय स्टेटिंग दैट, ये कहते हुए कि इट इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज ट्रुथ, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्स में जाना हुआ सत्य है, दैट ए सिंगल मैन विथ ए गुड फॉर्च्यून मस्ट वांट ए वाइफ, कि एक जो सिंगल मैन होता है साथ ही साथ उसका भाग्य या बोल सकते हैं उसके पास अच्छी संपत्ति हो, उसको क्या चाहिए होता है, एक वाइफ चाहिए होता है। ए मेन्स फॉर्च्यून, एक जो मैन का आदमी का जो फॉर्च्यून होता है, संपत्ति होता है, वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसको सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर बताया गया है, सबसे महत्वपूर्ण चीज बताया गया है, डिटरमाइनिंग हिज सोशल स्टेटस, जिससे कि उसका सामाजिक स्टेटस तय हो कि समाज में उसको क्या स्थिति मिलेगी, वो मैन के फॉर्च्यून संपत्ति पे डिपेंड करेगा कि समाज में उसको कैसा स्थान मिलेगा, कौन सा पोजीशन मिलेगा, कितना रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। ये उस टाइम की बात हो रही है जिस टाइम ये नॉवेल लिखा गया। अब आगे है द वाइजेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ मैन, तो इस तरीके से जो लाइन शुरू होगा उसको कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी प्राइज एंड प्रेजुडिस से लाइन लिया गया ना वो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी नॉर्मल सब चीज़ उसमें बात किया गया, तो इसको याद रखना आसान है। बट जो वो प्रोच डाउन द एजेस में था वो थोड़ा मतलब फिलोसफिकल बात किया गया था, तो वैसे लैंग्वेज को याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए उसमें हम 2 डिस्कस किए, बाकी सब में 3-3 किए हुए हैं। तो ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। तो रेफरेंस वाला सेक्शन फिर से सेम ही होगा, फर्स्ट वाले की तरह ही जो हम बताए थे, यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला की तरह ही रेफरेंस वाला सेक्शन होगा। कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा दिस कोट इज ए रिमाइंडर, कि ये कोट फिर से एक रिमाइंडर के रूप में है, दैट वी शुड नॉट बी टू क्विक टू जज अदर्स, कि हम लोग को किसी को तुरंत जज नहीं करना चाहिए, बेस्ड ऑन देयर चार्म और विट, किसी के चार्म इट मीन्स सुंदरता से आकर्षक होके, विट इट मीन्स बुद्धि से आकर्षक होके तुरंत किसी को जज नहीं करना चाहिए। इट इज ऑल्सो ए वार्निंग, या एक तरह से ये जो कोट है, ये जो लाइन है ना, वो वार्निंग भी है, दैट वी शुड बी केयरफुल ऑफ दोज, कि हम लोग को केयरफुल होना चाहिए वैसे लोगों के लिए, हु आर ऑलवेज क्विक टू मेकिंग फन ऑफ अदर्स, कि जो लोग दूसरों का मजाक बनाते हैं ना, वैसे लोगों से क्या होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, उन लोगों से केयरफुल रहना चाहिए, एज दे मे बी डूइंग सो, और क्योंकि वो लोग ऐसा कर रहे हों, टू हाइड देयर ऑन फ्लॉज, अपने दोषों को छुपाने के लिए, एंड इनसिक्योरिटीज, और अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा बताया गया कि जो लोग दूसरों का मजाक बनाते हैं, अपनी बुद्धि को बड़ा दिखाते हैं, तो वैसे लोगों से हम लोग को सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट वाले सेक्शन में ये हो गया। अब एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन समझ लेते हैं किस तरीके से क्यों ऐसा बोला गया है। दिस लाइन्स आर स्पोकन बाय कैरेक्टर ऑफ मिस्टर विक्रम, ये जो लाइन है वो मिस्टर विक्रम के द्वारा बोली गई है। ए चार्मिंग बट अनट्रस्टवर्दी मैन, एक चार्मिंग इट मीन सुंदर है, स्मार्ट है, बट अनट्रस्टवर्दी है, कि मतलब इस पर यकीन ना किया जाए, वैसे मैन के द्वारा बोली गई है। हु इज ट्राइंग टू परस्यूड एलिजाबेथ बेनेट टू मैरी हिम, जो कि कोशिश कर रहा है कि वो राजी कर ले एलिजाबेथ बेनेट को शादी करने के लिए, ठीक है। तो एलिजाबेथ बेनेट जो हम बताएं कि मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल की, ही इज ऑलवेज क्विक टू फाइंड द फनी साइड्स ऑफ थिंग्स, ये जो मिस्टर विक्रम है वो मतलब काफ़ी तेज रहता है, तुरंत कोई भी चीज़ का फनी साइड ढूंढ लेता है, इवन व्हेन द सिचुएशन इज सीरियस, चाहे सिचुएशन सीरियस भी हो ना तब भी वो कोई ना कोई फनी साइड ढूंढ लेता है। एंड ही इज़ नॉट अफ्रेड टू यूज़ हिज विट, और कभी डरता नहीं अपना बुद्धि यूज़ करने से, टू रिडिक्यूल अदर्स, दूसरे का मजाक बनाने के लिए, ठीक है, हमेशा दूसरे का मजाक बनाते रहता है ये। विक्रम इज ट्राइंग टू कन्विंस एलिजाबेथ, विक्रम जो है यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि एलिजाबेथ को वो कन्विंस कर ले, मना ले, दैट ही इज ए बेटर मैच फॉर हर देन मिस्टर डर्सी, ये बताना चाह रहा है कि हम जो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छे हैं मिस्टर डर्सी के। मिस्टर डर्सी जो है मेन बोल सकते हैं इस नॉवेल के हीरो हैं, एलिजाबेथ के जो बोल सकते हैं, एलिजाबेथ अगर हीरोइन है तो मिस्टर डर्सी इस नॉवेल के हीरो हैं। हु इज़ ए वेल्दी एंड पावरफुल मैन, मिस्टर डर्सी भी जो है एक वेल्दी और पावरफुल मैन है। तो यहाँ पे जो विक्रम है ना वो मिस्टर डर्सी का मजाक बनाता है, उनको बुरा भला कहता है। विक्रम नोज दैट, विक्रम जानता है, ही कैन नॉट कम्पीट विद डर्सी
ऑन एन इक्वल फुटिंग, कि वह जानता है कि वो डेर्सी के साथ compete, इट मीन्स तुलना नहीं कर सकता एक बराबरी की स्थिति में. सो ही रिजॉर्ट टू मेकिंग फन ऑफ हिम, तो वो सहारा लेता है उसका मजाक बनाने का. क्या करता है, जानता है कि हम बराबरी नहीं कर सकते उससे, तो उसका मजाक बनाना शुरू कर देता है एलिजाबेथ के सामने. ही टेल्स एलिजाबेथ स्टोरी अबाउट डेर्सी एरोगेंस, वो एलिजाबेथ को कहानी बताता है डेर्सी के एरोगेंस को लेकर, अहंकार को लेकर, एंड प्राइड, उसके घमंड को लेकर. एंड ही पेंट्स हिम एज ए रिडिकुलस एंड अनलाइकेबल कैरेक्टर, और उसको दिखाता है एलिजाबेथ के सामने, डेर्सी को बताता है कि डेर्सी जो है एक रिडिकुलस, इट मीन्स बेहुदा इंसान है, अनलाइकेबल इट मीन्स जो किसी को पसंद ना आए, अनुपयुक्त इंसान है, मतलब बहुत बुरा बुरा बोलता होता है, किसी की बुराई कर रहा है. तो मिस्टर विक्रम जो है यहाँ पे एलिजाबेथ को अपने लिए राजी करने के लिए भरपूर बुराई करता है डेर्सी की. एलिजाबेथ इज इनिशियली टेकन बाय मिस्टर विक्रम्स चार्म एंड विट, स्टार्टिंग में तो एलिजाबेथ भी इसके चार्म से, विट से इम्प्रेस हो जाती है, बट सी इवेंचुअली, लेकिन अंततः वह जो है कम्स टू रियलाइज दैट, अंततः उसको रियलाइज हो जाता है, ही इज नॉट द मैन ही क्लेम्स टू बी, कि उसको पता चल जाता है कि ये जो मैन इंसान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो वैसा इंसान नहीं है. सी सीज दैट, वह देखती है कि ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ, वो देखती है कि ये सिर्फ अपनी तारीफ करते रहता है, ये सिर्फ खुद में इंटरेस्टेड है. एंड दैट ही इज विलिंग टू लाई एंड मैन्युपुलेट अदर्स, इस वजह से वो हमेशा क्या करता है, झूठ बोलता है और मैन्युपुलेट, दूसरे को मैन्युपुलेट करता है, अपनी बात में फंसाने की कोशिश करता है, टू गेट वॉट ही वॉन्ट्स, जो वो चाहता है वो पाने के लिए. इन द एंड, अंत में, सी रिजेक्ट विक्रम, सी इट मीन जो एलिजाबेथ है रिजेक्ट कर देती है विक्रम को, एंड चूजेस टू मैरी मिस्टर डेर्सी, और चूज करती है कि वो जो शादी करेगी मिस्टर डेर्सी से करेगी. ठीक है, तो ये प्राइड एंड प्रेजुडिस का तीनों एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस कर लिए. अब द ओल्ड मैन एंड द शी वाला है, उसके बाद एक और बचेगा द मेयर ऑफ कास्टब्रिज का. तो द ओल्ड मैन एंड द शी वाला देख लेते हैं. सबसे पहला एक्सप्लेनेशन जो हम बताए थे, इसमें भी हम 3 डिस्कस किए हैं. सबसे पहला है फिश आई लव यू एंड रिस्पेक्टेड, इस तरीके से लाइन शुरू होगा. तो इसमें जो रेफरेंस वाला सेक्शन, जो कि सारे द ओल्ड मैन एंड द शी वाला एक्सप्लेनेशन के लिए सेम होगा, हम बता दिए. द ओल्ड मैन एंड द शी में हमेशा फिश, ओल्ड मैन या फिर मार्लिन, सैंटियागो, ये सब कैरेक्टर का नाम दिया रहेगा. तो आप समझ जाना कि ये जो है द ओल्ड मैन एंड द सी से लिया गया है. तो रेफरेंस में है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अर्नेस्ट हेमिंगवेज नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी, की ये जो पंक्तियां हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे के नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी से ली गई है. इट इज रिटन इन 1951, इस नॉवेल को लिखा गया था 1951 में, एंड पब्लिश्ड इन 1952 में पब्लिश किया गया. इट इज ए कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल ऑफ हेमिंगवे, इस नॉवेल को हेमिंगवे का बेस्ट नॉवेल माना जाता है, सारे नॉवेल में से बेस्ट नॉवेल माना जाता है. द नॉवेल इज अबाउट एन ओल्ड फिशरमैन, ये नॉवेल जो है एक बूढ़े फिशरमैन के बारे में है, सैंटियागो के बारे में, हु फेल्ड टू कैच एनी फिश, जो कि असफल था कोई भी फिश पकड़ने में, फॉर द लास्ट 84 डेज, मतलब लास्ट 84 डेज से जो ओल्ड मैन है, जो सैंटियागो है, वो कोई फिश नहीं पकड़ पा रहा है. तो उसी की कहानी है जो ये द ओल्ड मैन एंड द सी है. ठीक है, तो ये रेफरेंस वाला सेक्शन से हो गया, जो कि सारे एक्सप्लेनेशन के लिए सेम रहेगा, जो भी द ओल्ड मैन एंड द सी से आता है. अब आगे हम लोग कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन देख लेते हैं. दिस लाइन्स आर द पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ सैंटियागोज करेज एंड डिटर्मिनेशन, ये जो पंक्तियां हैं वो सैंटियागो के साहस का, डिटर्मिनेशन इट मीन्स दृढ़ संकल्प का एक पावरफुल एग्जाम्पल है. ही इज़ विलिंग टू रिस्क हिज ऑन लाइफ, मतलब वो अपने लाइफ को भी रिस्क में डालने के लिए रेडी था, इन ऑर्डर टू अचीव हिज गोल, अपने लक्ष्य को पाने के लिए. ऑन द वन हैंड, एक तरफ, ही एडमायर्स द फिश स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, के फिश के स्ट्रेंथ को, फिश के ताकत की वो तारीफ करता है, उसके रेजिलियंस की, कि कैसे बार बार फिश मतलब थक जाती है तो शांत होती है और फिर से लड़ना शुरू कर देती है, तो उस चीज़ की तारीफ करता है. ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, ही नोज दैट, वह जानता है, ही मस्ट किल द फिश इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कि वो जानता है कि वो पहले तो फिश की तारीफ करता है कि फिश बहुत मजबूत है, काफ़ी स्ट्रेंथ है, काफ़ी रेजिलियंस है इसके अंदर, लेकिन दूसरी तरफ जो है ओल्ड मैन ये भी कन्फर्म है कि आज इस फिश को मारना ही है, हमको सर्वाइव करने के लिए इस फिश को आज मारना ही पड़ेगा. द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए रिमाइंडर ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, ये जो स्टेटमेंट है लाइफ की जो एक कड़वी सच्चाई होती है ना, कड़वी जो वास्तविकता होती है, उसका भी एक रिमाइंडर है. द वर्ल्ड इज ए डेंजरस प्लेस, कि वर्ल्ड जो है एक खतरनाक प्लेस है, जगह है. एंड वी मस्ट समटाइम्स मेक डिफिकल्ट चॉइसेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव, और कभी कभी हम लोग को कुछ डिफिकल्ट चॉइसेस, डिफिकल्ट चीज चुनना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए इस वर्ल्ड में. ठीक है, अब आगे हम लोग एक्सप्लेन वाला सेक्शन देखते हैं. एक्सप्लेन में है, सैंटियागो इज ए स्ट्रगलिंग क्यूबन फिशरमैन, सैंटियागो जो है क्यूबा का फिशरमैन है जो कि स्ट्रगल कर रहा है,
हु वॉज नॉट काउट ए फिश इन 84 डेज, जो कि लास्ट 84 डेज से कोई भी फिश नहीं पकड़ पा रहा है. ही सेट्स आउट टू हिज स्किप, वो अपने स्किप इट मीन्स छोटी सी नाव को रेडी करता है वन लास्ट टाइम, एक आखिरी बार के लिए, डिटरमाइन टू कैच ए फिश, और कंफर्म करता है, निश्चित करता है कि अब की बार मछली हमको पकड़ के ही आना है. एंड ब्रेक हिज कर्स, और उसके ऊपर जो श्राप है, जो सब उसको मान रहे हैं कि इसका लक बुरा चल रहा है, दिन खराब चल रहा है, उसको आज खत्म करके ही आएंगे. ऑन द थर्ड डेज, अब तीसरे दिन, ही हुक्स ए जायंट मार्लिन, वो बड़ी सी मछली को पकड़ लेता है, फंसा लेता है, जिसका नाम मार्लिन है. द बिगेस्ट फिश ही हैज एवर सीन, और मतलब बिगेस्ट फिश मतलब इतनी बड़ी फिश तो वो मछुआरा होके भी ओल्ड मैन आज तक नहीं देखा था. द फिश इज वेरी स्ट्रॉन्गर, जो फिश है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, देन सेंटियागो से, एंड इट ड्रैग्स हिज स्किप फार आउट ऑफ सी, और इतनी ज़्यादा मजबूत है, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है फिश के पास ना कि फिश जो है ना पूरे नाव को ही खींच लेती है पूरे समुद्र में, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है. सेंटियागो इज डिटरमाइंड टू लैंड द फिश, अब सेंटियागो भी निश्चित कर रखा है कि इस फिश को तो लैंड करवाना ही, अपने साथ ले ही जाना है. इवन दाउ ही नोज इट, हालांकि वह जानता है कि इट विल बी ए डिफिकल्ट टास्क, यह मुश्किल टास्क हो, क्योंकि फिश बहुत बड़ी थी जो मार्लिन थी. ही फाइट्स विद द फिश फॉर 3 days and 3 nights, मतलब 3 दिन और 3 रात तक लगातार वो फिश के साथ लड़ता है, विदाउट फूड और वाटर, बिना पानी के, बिना भोजन के. फाइनली ऑन द 4th day, और अंततः जो चौथा दिन होता है, सैंटियागो इज एबल टू टायर द फिश, उस फिश को टायर मीन्स थकाने में सफल हो पाता है, एंड हार्पून इट, और फिर उसका शिकार कर लेता है, उसको मार देता है, इट मीन्स उसको चाकू होता है ना फिश के अंदर मार देना, तो उस तरीके से वो मार्लिन को मार देता है. ही लेसेस द फिश टू द साइड ऑफ हिज स्किप, वो अपने स्किप यानी छोटे से नाव के साइड में फिश को बांधता है, एंड बिगिंस द लॉन्ग जर्नी होम, और अपनी जो घर के लिए यात्रा थी वापस वो शुरू करता है. ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन हो गया. दूसरा वाला हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन द ओल्ड मैन एंड द सी, जो कि इस तरह से शुरू है. देन द फिश कम अलाइव, तो इस तरीके से जो लाइन शुरू होगा उसके लिए आप रेफरेंस वाला सेक्शन सेम ही रखोगे, हम बता ही दिए यही वाला रेफरेंस वाला सेक्शन रहने वाला है, जो भी द ओल्ड मैन एंड द सी से आ जाए. कॉन्टेक्स्ट में आएगा, दिस लाइन सोज द ओल्ड मैन्स विक्ट्री, ये जो लाइन है, पंक्तियां ओल्ड मैन के विक्ट्री, जीत को दिखाती है, बोथ इन द फिजिकल सेंस में जीत को, ऑफ हैविंग काउट द फिश, क्योंकि वो बहुत बड़ी मछली को पकड़ लिए, एंड इन अब्स्ट्रैक्ट सेंस, और अब्स्ट्रैक्ट सेंस में बात करें तो भावनात्मक रूप में बात करें तो, ऑफ हैविंग ओवरकम द चैलेंज ऑफ बैड लक, कि वो अपना बैड लक वाले चैलेंज से भी ओवरकम कर पाए, उससे भी निकल पाए, कि सब इसको बोलने लगा था ओल्ड मैन को कि इसके ऊपर श्राप है या फिर ये थोड़ा अनलकी है, इस वजह से ये मछली नहीं पकड़ पा रहा है, तो दोनों चीज से ओवरकम कर पाए सेंटियागो उस मार्लिन को पकड़ के. द ओल्ड मैन रिस्पेक्ट्स द फिश पावर, ओल्ड मैन जो है रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं फिश के पावर का एंड ब्यूटी का, एंड ही एक्नॉलेजेस दैट, और वह तय करते हैं इट्स डेथ इज नेसेसरी फॉर हिज ऑन सर्वाइवल, वो ये चीज तय करते हैं कि मेरे सर्वाइवल के लिए इसका डेथ तो होना कन्फर्म है, नेसेसरी है, जरूरी है. ठीक है, और एक तरह से दिखाने के लिए भी कि हाँ सच में हम अनलकी नहीं है, तो ये डेथ तो जरूरी है. तो ये कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन भी हो गया. अब हम लोग एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं. तो एक्सप्लेनेशन जो है सेम पहले वाले एक्सप्लेनेशन की तरह ही होगा, क्योंकि इसमें भी फिर वही मछली से एक तरह से किस तरह से लड़ा ओल्ड मैन वही दिखाया गया, जो कि हम पहले भी डिस्कस किए. तो ये सेम लिख सकते हो. ठीक है, हम बताए हैं कि अलग एक्सप्लेनेशन आ जाए ना तो आप आराम से जो समरी याद किए हो उसी में से कुछ लाइन रेफरेंस के बाद उसी में से कुछ लाइन ऐड करके कुछ भी बना के लिख देना, बस छोड़ना मत. ये चीज़ ध्यान रखना, जो हम बताए हैं वो आ जाए तब तो सेम टू सेम लिखना है, बट अगर वो नहीं आए तो आप रेफरेंस वाला सेक्शन सेम रखना और बाकी आगे वाला सेक्शन जो है वो समरी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत जो भी ध्यान में आए, लाइन को पढ़ के जो भी समझ में आए वो लिख देना. ठीक है, अब आगे थर्ड वाला एक्सप्लेनेशन ओल्ड मैन एंड द सी का देख लेते हैं, जो कि शुरू होगा, बट थैंक गॉड दे आर नॉट एज इंटेलिजेंट. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. तो फिर से इसमें रेफरेंस वाला सेक्शन सेम फर्स्ट वाले एक्सप्लेनेशन की तरह ही होगा. उसके बाद कॉन्टेक्स्ट और इसका एक्सप्लेनेशन अलग अलग है. कॉन्टेक्स्ट में है सेंटियागो यूजेस दिस लाइन्स आफ्टर ए लॉट्स ऑफ स्ट्रगल विथ मार्लिन. सेंटियागो जो है इस लाइन का यूज करता है मार्लिन के साथ बहुत टाइम तक संघर्ष करने के बाद, एंड अदर डॉल्फिन्स और दूसरी डॉल्फिन्स के साथ, बिकॉज मार्लिन इज मोर पावरफुल देन सेंटियागो, क्योंकि जो मार्लिन रहती है वो सेंटियागो से कन्फर्म में ज़्यादा पावरफुल रहती है. बट सेंटियागो यूजेस हिज इंटेलिजेंस फॉर किलिंग मार्लिन. लेकिन जो सेंटियागो है अपने इंटेलिजेंस का, बुद्धि का यूज करता है मार्लिन को मारने के लिए. इफ सेंटियागो हैड नॉट बीन इंटेलिजेंट, कि अगर सेंटियागो जो इंटेलिजेंट नहीं होता, उसके अंदर दिमाग नहीं होता, ही वुड नेवर बी एबल टू
हंट मार्लिन, तो वो कभी भी मार्लिन का शिकार करने में सक्षम नहीं हो पाएगा अगर उसके पास इंटेलिजेंस नहीं होती, बुद्धि नहीं होती। दैट इज द रीजन, और यही कारण है, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा गया है कि इंटेलिजेंस इज ग्रेटर देन फिजिकल इंटरेस्ट। जो बुद्धि होती है ना वो बड़ी होती है शक्ति से, पावर से। इट मीन्स अगर आपके सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर है तो आप उसको अपनी बुद्धि से हरा सकते हो, ठीक है। जब वो यहाँ पे सैंटियागो करता है क्योंकि मार्लिन उससे ज्यादा ताकतवर रहती है, तो अपना बुद्धि का यूज करके, इंटेलिजेंस का यूज करके ओल्ड मैन जो है उस मछली को, पावरफुल मछली को हराता है। अब एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि दिस लाइन्स हैड बीन सेड बाय सैंटियागो एन ओल्ड फिशरमैन। ये जो पंक्तियां हैं सैंटियागो के द्वारा कही गई थी, एक बूढ़े फिशरमैन के द्वारा। सैंटियागो यूजेस दिस लाइन्स फॉर मार्लिन। सैंटियागो जो है ये पंक्ति मार्लिन के लिए यूज करता है। ऑन द 85th डे, जब वो उसका समुद्र में 85th डे था, आफ्टर ए ग्रेट स्ट्रगल ही सक्सेड इन हार्पूनिंग 18 फुट फिश नेम मार्लिन। की 85th डे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद एक 18 फुट की मछली मार्लिन को फंसाने में, उसका शिकार करने में सक्षम हो पाता है। मार्लिन हैज 2 फीट लॉन्गर देन हिज बोट। मार्लिन जो है वो ओल्ड मैन के बोट से भी 2 फीट ज्यादा लंबी है। ड्यूरिंग द स्ट्रगल विथ मार्लिन, और मार्लिन के साथ इसी स्ट्रगल के दौरान सैंटियागो लेफ्ट हैंड क्रैम्प्ड। सैंटियागो का जो लेफ्ट हैंड है ना उसमें क्रैम्प आ जाता है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं मोच आ जाती है। एंड हिज अदर हैंड, और उसके बाद जो उसका दूसरा हैंड है वॉज ब्लीडिंग, उससे खून आने लगता है। ही डिप्ड हिज ब्लीडिंग हैंड इन वाटर, और वही जिससे खून आ रहा होता है उस हाथ को वो पानी में डुबाता है। सो दैट इट हील्ड इन सॉल्ट वाटर, ताकि वो समुद्र के पानी में उसका थोड़ा हाथ ब्लड आना कम हो सके। गॉड क्रिएटेड एनिमल्स टू बी इन मैनी वेज, कि भगवान जो एनिमल्स को क्रिएट किए हैं बहुत तरीके से, सुपीरियर टू ह्यूमंस, मतलब इंसान से बड़ा बनाए हैं बहुत तरीके से। अगर हम पावर की बात करें तो बहुत सारे जानवर को पावर ज़्यादा दी है ना इंसान से। येट ही गैव ह्यूमन डोमिनियन ओवर द एनिमल्स, फिर भी वो ह्यूमन डोमिनियन मतलब इंसान को ऐसा ताकत दिए हैं, ऐसा इंटेलिजेंस दिए हैं कि वो ताकतवर जानवर के पे भी अपना डोमिनियन दिखा सके, प्रभुत्व दिखा सके इन इंटेलेक्ट एंड रीजन। और वो क्यों? उस इंटेलेक्ट के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने रीजन के आधार पर, तर्क के आधार पर, विच अलाउ ह्यूमन टू बी एबव एलिमेंट्स, और जो कि मतलब अलाउ करता है इंसान को कि वो जानवर से ज़्यादा एबव है, ऊपर है, ठीक है, अपने इंटेलेक्ट की वजह से और रीजन, इट मीन्स तर्क की वजह से। इट मीन्स जो मनुष्य होता है उसके पास बुद्धि होती है, इस वजह से जो वो स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर, ताकतवर से ताकतवर जानवर को भी वश में कर लेता है। तो अब आगे द ओल्ड मैन एंड द सी का एक्सप्लेनेशन हो गया। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का देख लेते हैं। इससे हम 2 ही एक्सप्लेनेशन सॉल्व किए हुए हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था और एक दिन में याद करना भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस वजह से। तो ही वॉज वंस माई फ्रेंड, इस तरीके से लाइन जो शुरू होगा तो उसके लिए रेफरेंस वाला सेक्शन देख लेते हैं। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम थॉमस हार्डी नॉवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। ये जो पंक्तियां हैं थॉमस हार्डी के नॉवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से ली गई है। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ दिस नॉवेल इज लाइफ एंड डेथ ऑफ द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, और जो ओरिजिनल टाइटल रहता है इस नॉवेल का वो रहता है लाइफ एंड डेथ ऑफ मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। इट हैज बीन पब्लिश्ड इन 1866। इस नॉवेल को 1866 में पब्लिश करवाया गया। थ्रू दिस नॉवेल, इस नॉवेल के जरिए हार्डी प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, विक्टोरियन सोसाइटी के पिक्चर को प्रेजेंट करते हैं। एंड द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, और इस प्ले का जो प्रोटैगनिस्ट है हैंचर्ड, इज प्रेजेंटेड एज ए वायोलेंट मैन, उसको एक वायोलेंट मैन, हिंसक मैन के रूप में दिखाया गया। एग्जैक्ट लाइक विक्टोरियन एरा मैन, बिल्कुल विक्टोरियन एरा के मैन के जैसे। अब आगे हम लोग कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। दिस लाइन्स ऑफ फारफ्रे, ये जो लाइन है ना फारफ्रे की है, फारफ्रे के द्वारा कहा गया है, हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हिज कैरेक्टर एंड हैंचर्ड। ये लाइन जो है एक कॉन्ट्रास्ट, एक अंतर दिखाता है फारफ्रे के कैरेक्टर और हैंचर्ड के कैरेक्टर में कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हैंचर्ड इज ए रूथलेस एंड सेल्फ सेंटर्ड मैन। हैंचर्ड जो है रूथलेस, क्रूर है, और सेल्फ सेंटर्ड मैन है जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। Who is willing to do whatever he wants, और ये जो हैंचर्ड है वो मतलब वही करता है जो वो चाहता है। फारफ्रे ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ जो फारफ्रे है, इज ए काइंड एंड कंपनसेट मैन। काइंड दयालु है, कंपनसेट भी दयावान हो जाता है, दयावान है। Who is more concerned with helping others, जो कि दूसरों के हेल्प के बारे में, दूसरों की मदद के बारे में ज़्यादा सोचता है। देन विथ इनरिचिंग हिमसेल्फ, खुद को समृद्ध बनाने से ज़्यादा दूसरों के मदद करने के बारे में सोचता है, ये जो फारफ्रे है। तो दोनों कैरेक्टर जो है हैंचर्ड और फारफ्रे बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। दिस लाइन्स आर स्पोकन बाय डोनाल्ड फारफ्रे टू एलिजाबेथ जेन। ये जो लाइन है डोनाल्ड फारफ्रे के द्वारा कही गई थी एलिजाबेथ जेन को, द डॉटर ऑफ
माइकल हेंचर्ड, जो कि हेंचर्ड की बेटी ही थी। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट में क्या होता है इन द नॉवेल ये हेंचर्ड हैज फॉलन ऑन हार्ड टाइम्स, कि हेंचर्ड के लाइफ में हार्ड टाइम्स आ जाता है, इट मीन्स प्रॉब्लम आ जाता है, एंड लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून एंड सोशल स्टैंडिंग, और हेंचर्ड जो है अपना सारा संपत्ति और सोशल स्टैंडिंग, समाज में जो उसको एक स्थिति थी, जो उसको एक रुतबा प्रदान था ना, वो सब खो चुका था हेंचर्ड। फारफ्रे ऑन द अदर एंड, वहीं दूसरी तरफ जो फारफ्रे है हैज प्रॉस्पर्ड, वो समृद्ध था, वो अभी भी पैसा वाला था, एंड इज नाउ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और अब वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। एलिजाबेथ जेन हैज आस्क्ड फारफ्रे, एलिजाबेथ जेन जो है फारफ्रे को कहती है टू कंसिडर बाइंग हेंचर्ड ओल्ड बिजनेस, बोलते कि तुम हेंचर्ड के पुराने बिजनेस को खरीद लो, बट फारफ्रे डिक्लाइंस, लेकिन फारफ्रे जो है यहाँ पे मना कर देता है। फारफ्रेस रिफ्यूजल, यहाँ पे जो फारफ्रे का रिफ्यूजल है, मना करना, इज बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स, ये 2 चीजों पे बेस्ड है, 2 कारण है इसका। फर्स्ट, ही फील्स ए सेंस ऑफ लॉयल्टी, पहला तो उसको लॉयल्टी फील होता है कि कुछ लॉयल होना चाहिए उसको टू हेंचर्ड, हेंचर्ड के लिए, हु वाज वंस हिज फ्रेंड, जो कि एक टाइम हेंचर्ड फारफ्रे का फ्रेंड था, इस वजह से, एंड मेंटर, और एक मेंटर भी था, बहुत कुछ सीखने को मिला था फारफ्रे को हेंचर्ड से। सेकेंड, और दूसरा, ही डज नॉट वांट टू हर्ट हेंचर्ड्स ट्रेड, वह हेंचर्ड के व्यापार को हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। इवन दो हेंचर्ड हैज ट्रीटेड हिम पुअरली इन द पास्ट, हालांकि जो हेंचर्ड है वो कुछ बुरा किया था पास्ट में फारफ्रे के साथ, फिर भी जो यहाँ पे फारफ्रे बुरा नहीं करना चाहता है हेंचर्ड के साथ। फारफ्रे वर्ड्स रिफ्लेक्ट हिज हाई एथिकल स्टैंडर्ड, फारफ्रे का जो यहाँ पे वर्ड्स है ना, उसके एथिकल स्टैंडर्ड को दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा नैतिक मूल्यों को मानने वाला इंसान है, ठीक है। एंड हिज कमिटमेंट, और उसके कमिटमेंट को भी दिखाता है टू डूइंग द राइट थिंग्स, कि कैसे वो हमेशा अच्छा चीज करना चाहता है, इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट, चाहे वो चीज डिफिकल्ट क्यों ना हो। ही इज ए मैन ऑफ ऑनर, उसको एक सम्माननीय आदमी के रूप में डिस्क्राइब किया गया। इंटीग्रिटी, ईमानदारी भी दिखाई गई है उसके अंदर। एंड ही इज नॉट विलिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ हेंचर्ड मिसफॉर्च्यून, और हेंचर्ड के मिसफॉर्च्यून का, बुरे वक्त का, वो एक तरह से एडवांटेज नहीं लेना चाहता है, ठीक है, फारफ्रे जो है। तो ये वाला लाइन हम एक्सप्लेन कर दी है। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, ये सेकेंड लास्ट होगा, इसके बाद कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। लाइक ऑल पीपल हु हैव नो रफ टाइम्स, तो दूसरे वाले एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले डिफरेंस वाला सेक्शन, जो कि पहले वाले एक्सप्लेनेशन की तरह ही होगा। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन अलग अलग होगा। कॉन्टेक्स्ट में है, दिस लाइन्स आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर एलिजाबेथ जेन, ये जो पंक्तियां हैं ये डिस्क्रिप्शन है एलिजाबेथ जेन की, हु हैज हैड ए डिफिकल्ट लाइफ, जिसका कि लाइफ जो है काफ़ी डिफिकल्ट रहा है। सी हैज़ बीन रेज्ड इन पॉवर्टी, वो जो बड़ी हुई है, मतलब उसका जो पालन पोषण हुआ है गरीबी में हुआ है। एंड हिज एक्सपीरियंस्ड द लॉस ऑफ लव्ड वंस, और उसका जो एक्सपीरियंस है ना, कि वो हमेशा लव्ड वंस को, जो जिसको भी वो पसंद करती है, अपने लाइफ में चाहती है, उसको खोती ही रही है। एज ए रिजल्ट, और इसी के परिणाम स्वरूप, सी हैज लर्न टू बी कॉशियस, वो सतर्क रहना चाहती है। एंड टू एक्सपेक्ट द वर्स्ट, और बुरा से बुरा एक्सपेक्ट करती है, कि वो मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करती कि कुछ अच्छा होने वाला है, चाहती है कुछ बुरा से बुरा होगा, और हमेशा इस चीज को लेकर सतर्क भी रहती है। इट इज ए पावरफुल रिमाइंडर, यह एक पावरफुल रिमाइंडर है ऑफ द इम्पैक्ट, मतलब एक तरह से इम्पैक्ट दिखाता है, प्रभाव दिखाता है, दैट ट्रॉमा कैन हैव ऑन ए पर्सन लाइफ, की किसी भी ट्रॉमा, सदमा का जो है ना, किसी पर्सन की लाइफ पे क्या असर हो सकता है, उसी चीज को याद दिलाता है ये पंक्ति। इट कैन मेक इट डिफिकल्ट टू ट्रस्ट अदर्स, मतलब ये जो ट्रॉमा होता है वो दूसरों पे ट्रस्ट करना भी डिफिकल्ट बना देता है। टू बी हैप्पी, हैप्पी रहने के लिए, एंड टू एंजॉय लाइफ सिंपल प्लेजर, और लाइफ के सिंपल प्लेजर को भी इंजॉय करना, उस मतलब खुश रहना कितना ज्यादा मुश्किल कर देता है। अब आगे एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। दिस लाइन सजेस्ट दैट, ये लाइन जो हम लोग को सजेस्ट करता है, बताता है दैट एलिजाबेथ जेन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू बी लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री, कि एलिजाबेथ जो है ना लाइफ में कभी भी लाइट हार्टेड फील नहीं करती है, नहीं रह पाती, और केयर फ्री नहीं रह पाती है, कि होता है ना कि खुश है बिना कोई टेंशन नहीं, तो ऐसा कभी नहीं दिखाया गया एलिजाबेथ को। एलिजाबेथ जेन हैज बीन यूनाइटेड विथ हर लॉन्ग लॉस्ट हस्बैंड डोनाल्ड फारफ्रे, तो एलिजाबेथ जेन जो है काफी टाइम बाद अपने हस्बैंड डोनाल्ड फारफ्रे से मिलती है। सी इज ओवरजॉयड टू सी हिम अगेन, और दोबारा फारफ्रे को देख के बहुत खुश होती है एलिजाबेथ जेन। बट सी इज ऑल्सो कॉशियस, लेकिन यहाँ पे भी वो सतर्क रहती है। सी नोज दैट, उसको पता होता है कि ही इज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, की फारफ्रे जो है सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। एंड सी इज वरीड दैट, और उसको चिंता होती है कि दैट ही माइट नॉट वांट टू बी एसोसिएटेड विथ, उसको लगता है कि अब ये सक्सेसफुल बिजनेस है, हो सकता है अब ये मेरे साथ नहीं रहना चाहेगा।
नाउ एंड सी इज ए पुअर वुमेन, क्योंकि जो वो है वो अब एक पुअर वुमेन है, गरीब औरत है, तो इस वजह से उसको लगता है कि ये फारफ्रे अब मेरे साथ नहीं रहेगा। डिस्पाइट हर फियर्स, उसके डर के बावजूद एलिजाबेथ जेन एंड डोनाल्ड फारफ्रे रिकंडल देयर रोमांस। इट मीन्स फिर से उन लोग का लव लाइफ शुरू हो जाता है, उन लोग का रोमांस कंटिन्यू चलता है। दे आर मैरिड, वे लोग शादी करते हैं। एंड एलिजाबेथ जेन बिकम्स द मेयर्स वाइफ, और एलिजाबेथ जो है मेयर की वाइफ बन जाती है। हाउएवर, हालांकि देयर हैप्पीनेस इज शॉर्ट लिव्ड, जो कि हमेशा से एलिजाबेथ को डर रहता है कि उसका हैप्पीनेस कम दिनों के लिए होता है, वही होता है कि उसका हैप्पीनेस का टाइम अभी भी कम होता है। डोनाल्ड फारफ्रेज बिजनेस वेंचर्स फेल, डोनाल्ड फारफ्रे का जो बिजनेस का वेंचर था, काम था, वो सारा फेल हो जाता है, असफल होता है। एंड ही इज फोर्स्ड टू फ्ली कास्टब्रिज, और वो कास्टब्रिज से फ्ली करने के लिए, भागने के लिए मजबूर हो जाता है। एलिजाबेथ जेन इज लेफ्ट अलोन अगेन, और अंततः फिर से एलिजाबेथ जेन जो है वो अकेले बच जाती है। ठीक है, तो इस लाइन के थ्रू एलिजाबेथ जेन के डर को दिखाया गया है। यहाँ पे जो है सारा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। ठीक है, मैच कर गया तो सेम टू सेम लिख देना, अगर सेम लाइन आ गया तो नहीं मैच किया तो रेफरेंस वाला सेक्शन सेम रख के कुछ भी जो समरी से याद कर रखे हो वो सब लाइन डाल देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, मार्क्स कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो का PDF हम टेलीग्राम पे एक दिन पहले अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।